हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के जिला एक नजर प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बिहार का मिथिला क्षेत्र और वहां का जिला है मधुबनी। आज हम बात करने वाले हैं जिला एक नजर प्रोग्राम में मधुबनी जिले के बारे में। तो मधुबनी जिले के बारे में सब कुछ जानने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण जानकारी कि दिवाली के शुभ अवसर पर, दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप कोई भी अगर ऑनलाइन या पेनड्राइव कोर्स लेते हैं तो आपको 20% की विशेष आकर्षक छूट मिलेगी। यह 20% की छूट याद रहे, आप कोई भी कोर्स ले लें, ऑनलाइन हो या पेनड्राइव हो, उस पर 20% की छूट है। लेकिन यह भी आपको याद रखना है कि यह जो अवधि है, जो छूट जो मिल रहा है आपको 22 से 25 अक्टूबर तक के लिए ही मिल रहा है, यानी कि दिवाली के मौके पर ही यह आपको मिल रहा है। आप चाहे तो 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक कभी भी एडमिशन ले ले। बस आपको कूपन कोड डालना है DRISHTI। जैसे ही आप दृष्टि कूपन कोड डालते हैं आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप कम कीमत पर अच्छा कोर्स हासिल कर सकेंगे। आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप फोन करिए और सारी जानकारी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं मधुबनी जिले के बारे में सबसे पहले कि यह कितने जिलों से घिरा हुआ है और कितने राज्यों से घिरा हुआ है। और अगर राज्यों से नहीं घिरा है तो क्या किसी देश से घिरा है? बिल्कुल, यह नेपाल से लगा हुआ है, यानी कि भारत की जो सीमा है नेपाल से, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है? आप देख सकते हैं कि आपके बिहार राज्य के इस मधुबनी जिले से सीमा साझा करता है। और कौन कौन से जिले हैं जो बिहार से टच करते हैं? बिहार का सीतामढ़ी है, उसके अलावा नीचे देखिए तो दरभंगा है, उसके अलावा यहां पर देखिए तो यह सुपौल है और एक और है यहां पर डिस्ट्रिक्ट सहरसा। तो 1, 2, 3 और 4 जिले हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं कि मधुबनी से लगे हुए हैं। यह मधुबनी किस में आता है? आपको पता ही है, मिथिला क्षेत्र में आता है। और मिथिला क्षेत्र में इस मधुबनी जिले में 3 नदियां हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो कमला नदी है, दूसरी कौन सी है? बलान नदी है, और तीसरी कौन सी है? कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो यह आपकी कोसी नदी है जो इस जिले के किनारे किनारे से टच होते हुए चली जाती है। यहां पे बलान नदी है और यहां पर आपकी कमला नदी है। कमला नदी कहां से आती है? कमला नदी आती है आपकी नेपाल से आती है। नेपाल से यह इंटर करती है बिहार में। तो किस जिले में सबसे पहले आती है? तो अब आप जान चुके हैं कि सबसे पहले मधुबनी जिले में आती है। और मधुबनी जिले में किस स्थान पर आती है? तो आपको उसको उस जगह का नाम याद रखना है कि कमला नदी मधुबनी में जयनगर क्षेत्र नामक क्षेत्र में प्रवेश करती है बिहार राज्य में, या तो कह सकते हैं भारत में भी। ठीक है, तो यह जो कमला नदी है नेपाल में कहां से आ रही? तो जो हिमालय की नेपाल में जो हिमालय की महाभारत श्रेणी है वहां से आती है कमला नदी। और कोसी नदी याद रखिएगा कि कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है तो मधुबनी में नहीं करती है, सुपौल जिले में करती है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कुछ और चीजें देख लेते हैं। वर्ष 1972 में क्या हुआ? दरभंगा जिले से अलग किया गया और एक नया जिला बनाया गया, मधुबनी जिला, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3501 वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के हिसाब से यहां की जनसंख्या कितनी है? 44,87,379, जो कि राज्य में चौथे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहले स्थान पर वह कौन सा जिला है जो कि जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है बिहार में। और यहां पर देखिए जनसंख्या घनत्व 1282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 926, साक्षरता दर 58.62%। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान आ जाता है कपिलेश्वर नाथ महादेव। आप नाम से समझ गए होंगे यहां पर किसका मंदिर है? शिव मंदिर है, महादेव का मंदिर है। अब इसके बारे में आपको यह सिर्फ इस तरह से जान लेना है कि मैं ये जो बात बताऊंगा आपको याद रखने के लिए आसान कर देती है, वरना स्पीड से आप देख के आगे भी बढ़ सकते हैं। तो कपिलेश्वर नाथ महादेव, यहां पर कपिल मुनि का नाम आ रहा है। अब कहा जाता है कि श्री राम जी की शादी जब हुई
सीता जी से। तो जब बारात वापस लौट रही थी, अयोध्या की ओर जा रही थी, तो कपिल मुनि भी उस बारात में वापस लौट रहे थे बारात के साथ साथ। तो उन्होंने मधुबनी का यह क्षेत्र देखा और यहाँ पर उन्हें खासा लगाव हो गया और वे मधुबनी में ही रुक गए और यहीं पर उन्होंने एक मंदिर बनाया, यहीं पर वो रहने लगे और इसी स्थान का नाम अब क्या है? कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर। आगे देखिए, भगवती स्थान उच्चैठ। भगवती स्थान है, एक जगह का नाम है जो कि कहां पर है? मधुबनी जिले में उच्चैठ में है। और यह जो है शक्तिपीठ है और किस माता का है? यहां पे मां दुर्गा माता का। और मां दुर्गा माता का यहां पे खास नाम में है, क्या नाम है? छिन्न मस्तिका मां दुर्गा मां। अब यहां पे एक बात आप याद रखिएगा, यह छिन्न मस्तिका मां दुर्गा का जो मंदिर है, यह प्रसिद्ध है कि इस जगह पर कालिदास आकर के यहां पर ही देवी माता से ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। देवी माता की भक्ति में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहा जाता है कि उसके बाद ही वे कालिदास जो कि जिस डाल में बैठते थे उसी डाल को काट देते थे। इस बात का डर बना रहता था कि वह अपने जान से ही खेल जाएंगे। वही व्यक्ति बाद में बड़े बड़े नाटक की रचना कर रहे थे, संस्कृत में अभिज्ञान, शकुंतलम जैसे रचना कर रहे थे। और आगे चल के आज भी न सिर्फ भारत और दुनिया उन्हें जानती है, जिसमें कहा जाता है कि इस स्थान का एक बड़ा ही योगदान है। अब आगे देखिए, उगना महादेव, ये कहां पे है? भवानीपुर। भवानीपुर कहां पे है? सीधी सी बात है, मधुबनी जिले में है। उगना महादेव मंदिर यह भी भगवान शिव का मंदिर है और इसके बारे में भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि ऐसा मिथक है या ऐसी किंवदंती है कि जो विद्यापति थे, विद्यापति एक बहुत बड़े रचनाकार थे। विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उनकी सेवा करने के लिए स्वयं वे नौकर का रूप लेके विद्यापति की सेवा करने लगे। और एक बार ऐसा हुआ कि विद्यापति को यह बात पता चल गई। और विद्यापति को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पूछा कि आप अपने दर्शन दो, आप कौन हो? और फिर उसके बाद उन्हें जो वह नौकर था उसे दर्शन में अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा और पता चला कि महादेव हैं, शिव भगवान हैं। लेकिन उन्होंने कहा था फिर कि मेरे बारे में किसी से मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। और एक बार ऐसा हुआ कि विद्यापति जी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, कहा जाता है कि वो अपने उसी नौकर को मार रही थी। तो विद्यापति देख के होश उड़ गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता भी है तुम किसको मार रही हो? भगवान शिव को मार रही हो। और ऐसा कहते हुए कहते हैं कि अंतर ध्यान हो गए। ऐसा मिथक है, ऐसी कहानियां हैं हर क्षेत्र में, हर जगह पे जहां पे मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है। श्रवण परंपरा में यह बातें सुनने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो यही बातें हैं जिससे आपको ये बात याद रहेगी कि उगना महादेव मंदिर कहाँ है? मधुबनी में है। और मधुबनी में ही विद्यापति का जन्म स्थान है। उनके बारे में अभी हम विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे। अब देखिए, सौराठ। सौराठ यहां पर ज्येष्ठ आषाढ़ माह में सौराठ मेला लगता है। यहां पर जो मिथिला के ब्राह्मण हैं, वो इकट्ठा होते हैं और शादी के लिए यहां पर काफी चर्चाएं होती हैं। मिथिला के ब्राह्मणों का पूरा समूह यहां इकट्ठा होता है साल में एक बार और शादी के लिए यहां चर्चाएं होती हैं। और यहां जो मंदिर है वह शिव भगवान से ही संबंधित है और इसका नाम भी क्या है? सोमनाथ महादेव मंदिर। अगली चीज कि मधुबनी चित्रकला अगर आपसे मैं कह दूं तो आप समझ जाइए कि बिहार के मधुबनी जिले की ही बात हो रही है, मिथिला क्षेत्र की बात हो रही है। तो मधुबनी चित्रकला जो है मिथिला क्षेत्र की एक बहुत बड़ी चित्रकला है और विश्वविख्यात चित्रकला है। 1964 में जब एक बार भयंकर मिथिला क्षेत्र में क्या पड़ा? अकाल की स्थिति बनी, भारी सूखे की चपेट में आ गया यह क्षेत्र। तो अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की जो तत्कालीन निदेशक थी, उन्होंने क्या किया कि भास्कर कुलकर्णी को भेजा। भास्कर कुलकर्णी कौन थे? मुंबई के रहने वाले कलाकार थे। और उन्होंने बोला भास्कर कुलकर्णी से कि आप जाओ और मिथिला क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को कैनवास, कपड़ों और कागज में मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए प्रेरित करो, जिससे कि यह जो मिथिला चित्रकला है
विश्वविख्यात हो और इससे कुछ आमदनी भी वहां के लोगों को हो सके। और ऐसा हुआ भी, और आगे चल के आज न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया मिथिला चित्रकला को काफी पसंद करती है, उसकी पेंटिंग्स को खरीदती भी है। उसके उदाहरण हैं, आप यह फोटो देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पे आपने इन्हें इंटरनेट में जैसे सामने से कहीं पे दीवालों में बना हुआ जरूर देखा होगा, या कैनवास में या मोबाइल में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस मधुबनी चित्रकला के बारे में। तो देखिए, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर इसमें मुख्य रूप से रहती है। मां दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव, पार्वती, गौरी, गणेश, विष्णु के 10 अवतार, साथ में प्राकृतिक जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, प्लस धार्मिक जो पेड़ पौधे होते हैं, तुलसी वगैरह, उस तरह के तुलसी, विवाह के दृश्य वगैरह भी इसमें दिखाए जाते हैं। रंगों के मामले में जो मुख्य रंग है, गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला, और कुछ हल्के रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि चित्र में निखार आ जाए, पीला, गुलाबी और नींबू रंग। और ये जो रंग होते हैं ये किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि प्राकृतिक रंग होते हैं। हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल, दूध आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और बात यह है कि यह रंग अच्छे से दीवार पर या जहां पर भी यह चढ़ाया जाए, चित्र बनाया जाए, तो अच्छे से चढ़े, उसके लिए क्या किया जाता है? रंग की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बबूल का जो वृक्ष होता है उसमें गाद होती है, उस गाद को या उसको गोंद बोलते हैं, उसमें रंग को मिलाया जाता है। ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण बात होती है कि एक तरफ जहां इसकी शुरुआत हुई थी, कहा जाता है कि इस मिथिला चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी? जब राम सीता की शादी हुई थी। राम सीता की शादी हुई। राम सीता की शादी में राजा जनक ने अपने क्षेत्र की जो जहां पे उनका मिथिला क्षेत्र था वहां की महिलाओं से बोला कि आप लोग चित्रकारी कीजिए, तो उन्होंने यही चित्रकारी की, मधुबनी चित्रकला के नाम से, जिसे आज हम जानते हैं। तो यह महिलाओं के द्वारा शुरू की गई थी। आज पुरुष भी यह चित्रकारी कर रहे हैं, और ना सिर्फ दीवालों पर, शुरुआत तो इसकी रंगोली की तरह से हुई थी, आज यह दीवारों पर बनाई जा रही है। दीवारों के अलावा कैनवास पर बनाई जा रही है और हाथ से कागज पर भी बनाई जा रही है। तो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि कहां कहां पर यह बनाई जाती है, तो 3 ऐसी जगहें हैं जहां बनाई जाती हैं। जैसे पूजा का स्थान जहां पे होता है वहां बनाया जाता है। कोहबर कक्ष होता है। अब आप पूछेंगे कोहबर कक्ष क्या होता है? कोहबर कक्ष का मतलब यह होता है जो नया दंपत्ति यानी कि नवविवाहित जोड़ा होता है, उनका जो कमरा होता है उसे कोहबर कक्ष कहते हैं। उसी कक्ष में यह चित्र बनाया जाता है। और इसके अलावा एक और होता है, वह होता है घर की बाहर की दीवार। इन 3 जगहों पर बनाया जाता है। लेकिन घर की बाहर की दीवार पर आमतौर पर कब बनाया जाएगा? जब घर में कोई उत्सव होगा, कोई प्रोग्राम होगा, कोई कार्यक्रम होगा, किसी खास वजह से ही यह दीवार पर बनाया जाएगा। कोहबर का भी वही मामला है, शादी ब्याह के टाइम पे ही यह बनता है, और पूजा स्थान पर भी किसी खास टाइम पर ही यह बनेगा। अब बात आती है, ना सिर्फ इतनी ही जानकारी है, एक राजा शैलेश हैं। राजा शैलेश का जीवन वृत्तांत भी इसी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला के माध्यम से दिखाया जाता रहा है और आगे भी दिखाया ही जाता रहेगा। अब आगे देखते हैं, यह आप जो देख रहे हैं यह है मधुबनी रेलवे स्टेशन। अब मधुबनी रेलवे स्टेशन में यह जो पूरी की पूरी दीवार है वह मधुबनी चित्रकला से ढकी हुई है। वहां के चित्रकारों ने मधुबनी चित्रकला से पूरे रेलवे स्टेशन को सजाया हुआ है। कुछ वर्ष पहले ही यह जो कुल क्षेत्र है 7005 वर्ग फीट का है। कहा जाता है इतने क्षेत्र पर एक साथ एक समय पर बहुत सारे चित्रकारों ने मिलकर के अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन यह रिकॉर्ड इसलिए नहीं दर्ज हो सका क्योंकि उस रिकॉर्ड को दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था समय पर। लेकिन अपने आप में जब भी कोई मधुबनी घूमने जाता है तो मधुबनी चित्रकला का सबसे पहला दर्शन उसका वहीं जहां पर वह उतरता है रेलवे स्टेशन में, उसी रेलवे स्टेशन से हो जाता है। अब यहां पर आगे एक और चीज है, वह है मिथिला चित्रकला संस्थान। मिथिला चित्रकला संस्थान में अब आप खुद समझ सकते हैं किस चित्रकला के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वह होगी मधुबनी चित्रकला। आगे देखिए, हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु एक ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है
वह मधुबनी जिले का राटी गांव है। इस प्रकार के 5 और गांव हैं पूरे बिहार राज्य में। 6 ऐसे गांव को चुना गया है जिनमें से एक गांव मधुबनी में है जिसका नाम क्या है, राटी। अब एक महत्वपूर्ण बात, आपसे मैंने बताया मधुबनी जो है मिथिला क्षेत्र में आता है। मिथिला क्षेत्र में अपनी एक भाषा है जो वहां के लोग आपस में बोलते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं वह कौन सी है, वह भाषा है मैथिली। तो यह जो मैथिली भाषा है भारत के संविधान में वर्णित जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल है, लेकिन यह शुरू में शामिल नहीं थी। यह शामिल हुई 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 यानी कि 92 जो संविधान संशोधन हुआ 92वां, उसमें यह जोड़ा गया। 4 भाषाएं जोड़ी गई, उनमें से एक थी मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली और एक चौथी मैथिली। तो मैथिली भाषा जो है यह 8वीं अनुसूची में शामिल है भारतीय संविधान में। यह बात आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि 22 भाषाएं अब तक में कुल शामिल हो चुकी हैं। वो 22 भाषाओं के नाम भी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रीय भाषाओं की भी एक सूची वर्ष 2004 से शुरू की गई थी और सबसे पहले तमिल भाषा को उसमें जोड़ा गया था और सबसे अंत में ओडिया भाषा को जोड़ा गया था। और अब तक में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं एडिशनल जानकारी, क्योंकि जब मैथिली भाषा की बात आई है और जब हमने यह बताया कि 22 भाषाओं में एक वह भी है जिसे 2003 के दौरान शामिल किया गया था इस संविधान संशोधन के तहत, तो थोड़ी सी आपको कंफर्म रहे कि शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है उसकी जो एक कैटेगरी है वो अलग है और उसमें ये 6 भाषाएं शामिल हैं। अब आगे देखते हैं बलिराजगढ़। बलिराजगढ़ भी यह मधुबनी में है और आप देख सकते हैं यह पुरानी ईंटों से बना हुआ एक बाहरी दीवार रही होगी किसी किले की और अब खंडहर के रूप में यह बची हुई है। कहा जाता है जो राजा बलि हैं उन्हीं का यह किला हुआ करता था, यहां पे उनका यह क्षेत्र था। आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से मिथिला के एक है ऐतिहासिक स्थल, उसका नाम क्या है, राजनगर ऐतिहासिक स्थल। कहा जाता है यहां पर बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारे निर्माण हुए हैं और इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, मुख्य रूप से जो दरभंगा के राजा थे उनके द्वारा ही किया गया है। कहा जाता है कि यह वही क्षेत्र है जहां पर दरभंगा के राजा आकर रहा करते थे, निवास किया करते थे, मतलब कि उनके प्रमुख आवास क्षेत्र में से एक था। इसी वजह से यहां बहुत सारी आपको संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे दरभंगा राजभवन भी यहीं पर है, हाथी महल भी यहीं पर है, नौलखा जिसी को नवलखा मंदिर भी कहा जाता है, अर्ध नागेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पर है, गिरजा माता मंदिर भी यहीं पर है, काली माता मंदिर भी यहीं पर है, इसी क्षेत्र पे है। और इस जगह का नाम क्या है, राजनगर ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है और यह कहां पर है, मधुबनी में है। अब यह बात आपको याद रहेगी। अब देखिए प्रमुख शिक्षण संस्थान, 2 प्रमुख शिक्षण संस्थान है, एक तो विदेह लॉ कॉलेज है और एक आयुर्वेदिक कॉलेज। ये दोनों महत्वपूर्ण यहाँ के शिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावा अब बात की जाए एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP के तहत कहा जाता है कि मिथिला का जो मखाना है वह भारत सहित पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसी वजह से मिथिला के मखाना को GI टैग भी मिला हुआ है। तो मिथिला के मखाना को GI टैग जो मिला हुआ है, उस मिथिला के मखाना को जिसे GI टैग मिला हुआ है उसमें कितने जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है अररिया, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, सहरसा और सुपौल। 1 2 3 4 5 6 ये 6 जिले ऐसे हैं जिन्हें ODOP के तहत किस प्रोडक्ट के लिए चुना गया है, मखाना के लिए। एक जिला एक उत्पाद के तहत जो मखाना है वह बिहार के इन 6 जिलों के लिए चुना गया है। इन जिलों के नाम याद रखिएगा, चाहे तो एक बार देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनके बारे में पहले भी चर्चा की थी, विद्यापति ठाकुर। विद्यापति ठाकुर के बारे में मैंने बताया था कि वो महादेव के भक्त थे। इनका जन्म कहां हुआ था, बिस्पी गांव में हुआ था और इन्हें क्या कहा जाता है, महाकवि कोकिल, मैथिल कोकिल, ये उनके उपनाम है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने किन किन भाषाओं में अपनी रचना की है, तो संस्कृत में की है, अपभ्रंश में की है, अवहट्ट में की है और मैथिली में की है। मैथिली भाषा अभी आपको बता ही रहा था कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। और जब आप हिंदी साहित्य में
हिंदी भाषा का विकास अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो हिंदी भाषा का जो विकास है संस्कृत से हुआ, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, इस प्रकार से जो अपभ्रंश और अवहट्ट आया इसमें भी इनकी रचनाएं हैं विद्यापति ठाकुर की। इनकी जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से श्रृंगार और भक्ति रस से ओतप्रोत हैं। अब देखिए इनकी मैथिली रचना कौन सी है? पदावली है। पदावली में क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम बताया गया है, यानी कि श्रृंगार और भक्ति दोनों ही यहां पर मौजूद हैं। संस्कृत में रचना पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्वर, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। अवहट्ट में रचना क्या है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अन्य रचनाएं कौन सी हैं? भू परिक्रमा, लिखनावली आदि। अब इनके बारे में आपसे कोई भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि ये जो है मधुबनी से हैं और ये इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बैद्यनाथ मिश्रा, आप जिन्हें शायद इस नाम से जानते होंगे, नागार्जुन। इन्हीं नागार्जुन ने जब मैथिली भाषा में रचनाएं की तो उन्होंने अपना उपनाम क्या रखा था? यात्री रखा था। यही नागार्जुन जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये एक जनवादी कवि हैं और मार्क्सवाद से प्रभावित व्यक्तित्व है इनका। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वह संस्कृत भाषा में है, मैथिली में है और बांग्ला में है और हिंदी में तो है ही। अब बात की जाए पहली इनकी जो प्रकाशित रचना थी वह कौन सी थी? लहरिया सराय दरभंगा में मिथिला नामक पत्रिका में इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई थी। लेकिन बात की जाए पहली हिंदी रचना कौन सी है तो वह है राम के प्रति। कहां प्रकाशित हुई थी? लाहौर से निकलने वाली पत्रिका विश्व बंधु में प्रकाशित हुई थी। तो आपको यह पता चल चुका है कि बैद्यनाथ मिश्रा, जिन्हें क्या कहा जाता है? कहा जाता है मैथिली में रचना करने वाले उपनाम यानी कि यात्री यानी कि नागार्जुन। नागार्जुन का भी जन्म स्थान कौन सा है? मधुबनी है। तो यहाँ की महत्वपूर्ण बात हो गई और यही के साथ ही आज का हमारा ही यह वीडियो समाप्त होता है। तो आज आपने मधुबनी के बारे में जाना और आगे आप बिहार के अन्य जिलों के बारे में भी एक एक करके जानते रहेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी जरूरी जानकारी हो, कोई भी वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।